नमस्कार। आज के इस खास विजुअल विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े और अहम अपडेट्स को डिकोड करेंगे। ग्लोबल कार्टेल्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मैक्रो लेवल से शुरू करके हम धीरे धीरे अपने देश के लोकल हाईवेज और यहां तक कि हमारी अपनी सामाजिक संरचनाओं के माइक्रो लेवल तक जूम इन करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में तेल से जुड़ा कोई बड़ा फैसला, यूपी में बन रही नई सड़कें और मंगल ग्रह पर बसने वाली इंसानी कॉलोनी, क्या इन सब में कोई कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में तो ये बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर नजर आती है। ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि दुनिया और हमारा अपना देश ग्लोबल और लोकल दोनों स्तरों पर कितनी तेजी से बदल रहा है। तो आज के हमारे सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल कार्टेल्स और स्पेस कॉलोनियों की बात करेंगे। उसके बाद रक्षा और जलवायु लक्ष्यों पर नजर डालेंगे। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक नक्शों के बदलावों को समझेंगे और आखिर में समाज और कानूनों में आ रहे नए बदलावों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, जो है ग्लोबल कार्टेल्स और स्पेस कॉलोनियां। सबसे पहले नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट पर। यहां एक बहुत बड़ा गैप सामने आया है यूएई की उत्पादन क्षमता और उनके ओपेक यानी ओपेक कोटे के बीच। देखिए, एक तरफ यूएई हर दिन 5 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ओपेक के नियमों के हिसाब से उन्हें सिर्फ 3.4 मिलियन बैरल तक ही उत्पादन करने की अनुमति है। जाहिर है, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से ही यूएई ने 1 मई से ओपेक से बाहर निकलने का एक बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर क्या होगा। खैर, ये जो 40% का आंकड़ा है ना, ये ग्लोबल मार्केट में सचमुच भूचाल ला सकता है, क्योंकि ओपेक पूरी दुनिया का लगभग 40% तेल उत्पादन कंट्रोल करता है। ऐसे में यूएई के इस ग्रुप को छोड़ने का सीधा सा मतलब है कि मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, और इकोनॉमी का बेसिक रूल है, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें कम होंगी। भारत के लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। सस्ता तेल मतलब हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में अरबों डॉलर की भारी बचत। चलिए, धरती के तेल से थोड़ा ऊपर उठकर अंतरिक्ष की बात करते हैं। एलन मस्क और स्पेसएक्स के निवेशकों ने जो नई शर्तें रखी हैं, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं। जरा सोचिए, कंपनी का वैल्यूएशन $1.75 ट्रिलियन तक पहुंचाना, मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों की पूरी कॉलोनी बसाना और अंतरिक्ष में 100 टेरावाट का एक विशाल डेटा सेंटर तैयार करना। ये लक्ष्य हमें बताते हैं कि हमारा भविष्य कितना ग्रैंड होने वाला है। ये महज कोई बिजनेस प्लान नहीं है, ये सचमुच इंसानी सभ्यता की हदों को ब्रह्मांड में आगे बढ़ाने की तैयारी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, राष्ट्रीय रक्षा और हमारे जलवायु लक्ष्य। सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर का डिफेंस बजट अब $3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है, और इसमें भारत $92 बिलियन के खर्च के साथ दुनिया में 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है। यह साफ दिखाता है कि आज के अस्थिर वैश्विक माहौल में हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सेना के आधुनिकीकरण पर कितना भारी जोर दे रहे हैं। लेकिन यहां एक कैच है। भले ही भारत का निवेश भारी भरकम लग रहा हो, जरा इस आंकड़े को देखिए। दुनिया भर में हथियारों और सेना पर जो कुछ भी खर्च हो रहा है, उसका 51% यानी आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ 3 महाशक्तियों के पास है, अमेरिका, चीन और रूस। भारत की हिस्सेदारी इस पूरी पाई में मात्र 3.2% के आसपास बैठती है। तो ये हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देता है कि ग्लोबल मिलिट्री पावर असल में दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में ही सिमटी हुई है। अब एक तरफ हम हथियारों पर खर्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें अपनी धरती को भी बचाना है। भारत ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त राष्ट्र को अपने नए और बेहद महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल सौंपे हैं। इसमें गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता को 60% तक ले जाना और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर लगभग 4 बिलियन टन तक का एक विशाल कार्बन सिंक तैयार करना शामिल है। ये बैलेंस बनाना सच में आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आइए अब ग्लोबल बातों से निकलकर सीधा जमीन पर उतरते हैं। हमारे तीसरे भाग में हम इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक नक्शों के बारे में बात करेंगे। 600 किलोमीटर सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये कोई साधारण दूरी नहीं है। ये भारत के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है। ये विशाल एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर सीधा प्रयागराज को जोड़ेगा।
और इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया ये 6 लेन का शानदार हाईवे यात्रा के समय को सीधा आधा कर देने वाला है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक का जो सफर पहले 12 घंटे का लंबा और थकाऊ काम हुआ करता था, वो अब महज 6 से 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये पूरे इलाके की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी को बदलकर रख देने वाला एक गेम चेंजर है। कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो चलिए देश के सबसे उत्तरी छोर पर चलते हैं। लद्दाख का प्रशासनिक नक्शा अब पूरी तरह से नया रूप ले रहा है। अब तक वहां सिर्फ लेह और कारगिल ये 2 ही जिले हुआ करते थे, लेकिन अब जांस्कर, द्रास और नुब्रा समेत 5 नए जिले बनने से ये एक 7 जिलों वाला बड़ा क्षेत्र बन गया है। इस कदम का सीधा सा मतलब ये है कि इस बेहद खूबसूरत और दुर्गम इलाके में अब सरकारी प्रशासन लोगों के घरों के और भी करीब पहुंच पाएगा। अब आखिर में सड़कों और नक्शों से आगे बढ़कर हम अपने समाज के ताने बाने की ओर चलते हैं। हमारा चौथा और अंतिम भाग है बदलते सामाजिक और कानूनी फैसले। हम सभी देख रहे हैं कि आजकल करियर के बढ़ते दबाव और व्यक्तिगत आज़ादी की चाह ने पारंपरिक शादी ब्याह के नियमों को काफ़ी हद तक बदल दिया है। बिना कानूनी शादी के एक साथ रहना, यानी जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, वो आज के समाज में एक बहुत ही आम विकल्प बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे नए कानूनी सवाल भी उठ खड़े होते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम फैसला आया। मामला एक 15 साल पुराने लिव इन रिलेशनशिप के टूटने का था। अदालत ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि अगर 2 वयस्कों ने आपसी सहमति से कोई रिश्ता बनाया है और वो रिश्ता टूटता है तो वो कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी रिश्ते के टूटने से होने वाला भावनात्मक दर्द और कोई क्रिमिनल ऑफेंस, ये दोनों कानूनी नजरिए से बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बारीकी है जिसे हमें समझना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाँ, वयस्कों को अलग होने की पूरी आज़ादी है, पर अगर उस लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा जन्म लेता है तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उस बच्चे के आर्थिक भरण पोषण की जिम्मेदारी माता पिता दोनों की अनिवार्य कानूनी ड्यूटी है। इससे कोई भाग नहीं सकता। यह फैसला दिखाता है कि आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा हर हाल में सर्वोपरि है। तो आज हमने ग्लोबल ऑयल मार्केट और मंगल ग्रह के इंटरप्लैनेटरी गोल से लेकर सीधे हमारे समाज और लिविंग रूम में हो रहे कानूनी बदलावों तक का एक लंबा सफर तय किया। सच में दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर तेजी से बदल रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि अंतरिक्ष से लेकर हमारी अपनी सामाजिक संरचनाओं तक में जो ये भारी उथल पुथल हो रही है, हम खुद को इस नई दुनिया के अनुकूल कैसे ढालेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ और नई और अहम जानकारियों के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।